गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमारे सामने होंगी और इनका यूज फिर हम लोग करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के लिए। आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे, यूज अगेन बर्नौली थ्योरम के लिए हम लोग करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों का बर्नौलीज थ्योरम आता है, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में डियर स्टूडेंट्स तीन तरह का फ्लो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना होता है। किसी भी ट्यूब से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है या कोई भी फ्लूइड यानी गैस भी अगर फ्लो हो रही है तो वो तीन तरह से फ्लो कर सकती है। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है यहाँ स्ट्रीम लाइन। अब जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो स्ट्रीम लाइन का मीनिंग तो समझते ही होंगे, और नहीं अगर समझते हैं तो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा फ्लो जिसमें हर पार्टिकल सेम पाथ ट्रेवल करता है एज वेल एज सेम वेलोसिटी से मूव करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। सेम वेलोसिटी में कहीं ना कहीं हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों आ जाते हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे समझ सकता हूं, मान लीजिए ये लाइन ऑफ फ्लो है तो यहां हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ और सेम डायरेक्शन में सेम पाथ एक्वायर करते हुए फ्लो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रीम लाइंस का जो बंडल है, मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, दूसरी स्ट्रीम लाइन, तीसरी स्ट्रीम लाइन, चौथी स्ट्रीम लाइन, इन सारी स्ट्रीम लाइन का जो बंडल है, इस बंडल को मैं कहना चाहूंगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। इस स्ट्रीम लाइन फ्लो में हर स्ट्रीम लाइन पर सिचुएटेड हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलेगा, चाहे वो आउटर एंड पे है चाहे वो सेंटर में है। तो मैं इस तरह के फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो करूंगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है वो आइडियल कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये हम लोगों को नॉर्मली बिहेवियर में कहीं मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग इसके साथ अपनी फिजिक्स की स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ एजम्पशंस के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ले आते हैं। तो आई होप सो आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा लेमिनार फ्लो की। लेमिनार फ्लो जो है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, मैं इन डायग्राम्स की हेल्प से समझ सकता हूं कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें आउटर एंड की स्ट्रीमलाइन और सेंटर की स्ट्रीमलाइन सबकी वेलोसिटी सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है। जबकि लेमिनार फ्लो में जो मेरी सेंटर वाली लाइंस हैं इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है कंपेरेटिव टू जो एक्सट्रीम एंड की लाइंस हैं उनसे। यानी ये मेरा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम लोग किसी भी ट्यूब ऑफ फ्लो की बात करते हैं, किसी भी लिक्विड फ्लो की बात करते हैं, तो नॉर्मली यही होता है कि सेंटर में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, या मान लीजिए वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी से साइड वाले मॉलिक्यूल्स कभी भी मूव नहीं करते। जबकि जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हर स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी सेम होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो या लेमिनार फ्लो हो, कोई भी दो लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट तो करेंगी ही नहीं। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो ना तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा ना ही लेमिनार फ्लो होगा। उसको एक नया नाम हम लोग देंगे, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो बिहेवियर में 99% जो फ्लो होते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो ही होते हैं। बिहेवियर में लेमिनार फ्लो हमें मिल सकता है, लेकिन बिहेवियर में स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोगों को कभी भी नहीं मिलता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए हैं। आपको एग्जाम में कभी भी ये चीज नहीं लिखनी या कभी लिखने की जरूरत नहीं होती कि भैया स्ट्रीमलाइन कभी नहीं मिलेगा, लेमिनार मिल सकता है और टर्बुलेंट ज्यादातर मिलता है। ये एक अलग बात है कि आप किसी को समझा रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप इन बातों को बता सकते हैं। सारी ऑथेंटिक है, गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम एक बात और भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या जो लेमिनार फ्लो है इससे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो।
स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक स्पेशल टाइप है, क्या? लेमिनार फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां एक टर्म और मेरे को मिलता है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है समझते हैं हम। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज लेस देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। द लिक्विड फ्लोज स्टेडीली, each layer of the liquid slides over the other layer. It behaves as if different lamina are sliding over one another. ये एक संकल्पना दिखाई हुई है हमने, यहाँ वाटर लाइंस को शो कर रखा है। वो कहता है कि एक लेमिना के ऊपर दूसरा लेमिना जो है वो क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो गई फ्लो ऑफ लिक्विड की या फ्लो ऑफ फ्लूइड की, तो फिर वो हमारा जिगजैग पाथ ले लेगा और टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की, वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग हो सकती है और वेलोसिटी अलग-अलग हो सकती है। इसका मतलब उनकी डायरेक्शन भी अलग-अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी अलग-अलग हो सकता है, यानी जिगजैग मोशन करेंगे। तो दैट्स द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू टर्बुलेंट फ्लो। डियर स्टूडेंट, टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाता है, हमारी जो स्ट्रीम लाइंस है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इस तरीके से हम लोगों को टर्बुलेंट फ्लो मिल जाता है। अगर आप अपने किसी भी वाटर टेप को जो बाथरूम में वॉश बेसिन में कहीं भी लगी हुई है उसको ओपन करते हैं, वहां से लिक्विड का फ्लो अगर आप देखते हैं तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है अलग से, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हमने ली तो वो पहले लेमिनार बनेगा और लेमिनार बनने के बाद में टर्बुलेंट बनेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात हमें यहां समझनी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगी। तीसरा डायमीटर ऑफ ट्यूब के ऊपर डिपेंड करेगी। क्रिटिकल वेलोसिटी और इन तीनों पैरामीटर्स का रिलेशनशिप अगर मैं जानना चाहता हूं तो अगेन डायमेंशनल एनालिसिस को मेरे को यूज करना होगा। वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो हम फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं, ईटा को हमने डायमेंशन ए दी, रो को बी दी और डायमीटर को सी दी और इसके बेसिस पे यहां रिलेशन निकाल के दे दिया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू के ईटा ओवर रो डी। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डायमेंशनली निकल के आएगी नहीं, एक्सपेरिमेंटली ही हमें निकालनी होगी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो हमारा डेंसिटी है फ्लो होने वाले लिक्विड का और डी क्या है? डायमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का कांसेप्ट आ गया। यहां पे दो केस हम लोगों ने स्पेसिफाई कर रखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या है। द फ्लो ऑफ लिक्विड्स ऑफ हायर विस्कोसिटी एंड लोअर डेंसिटी, यानी विस्कोसिटी ज्यादा है और डेंसिटी लो है किसी नैरो पाइप से, यानी डायमीटर उसका छोटा है, तो वो स्ट्रीमलाइन्ड हो सकता है। आइडियल कांसेप्ट है, ठीक है। दूसरा इसका ऑलमोस्ट अपोजिट, द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ लोअर विस्कोसिटी, इसमें विस्कोसिटी लोअर है, हायर डेंसिटी है, यानी ऊपर वाले के बिल्कुल उल्टा है, थ्रू ब्रॉड पाइपलाइंस, ऊपर हमने डायमीटर छोटा लिया था, नीचे डायमीटर बड़ा है, बिकम्स टर्बुलेंट बिकॉज इन दैट केस क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारा डायमीटर बड़ा है, डेंसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी कम है, तो इन सारी चीजों को इस फॉर्मूले में डालने से जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या आती है? काफी कम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था तीन टाइप के फ्लो का, फ्लो को डिस्क्राइब करने का, क्रिटिकल वेलोसिटी के टर्म्स में बताने का। अब फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए एक हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट है जो साइंटिस्ट रेनॉल्ड ने दिया था। आप मार्केट से जब पेन खरीद के लाते हो तो रेनॉल्ड्स के पेन काफी फेमस हैं, आप समझते होंगे। तो बेसिकली रेनॉल्ड जो है वो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ही ये रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट है और उसी नाम को ट्रिब्यूट करने के लिए आई थिंक किसी ने पेनों की फैक्ट्री बनाई या कंपनी का नाम रखा। डियर स्टूडेंट्स, पेन हमारा अच्छा कौन सा होगा? जिसमें से इंक का फ्लो स्ट्रीमलाइंड हो। अगर टर्बुलेंट फ्लो हो गया तो समझते हैं क्या होगा? जो बीच बीच में डॉपिंग होती है ना, कभी एकदम से इंक ज्यादा निकल गई, कभी इंक निकली नहीं, सूखा सा रह गया, तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो।
ठीक है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में या लेमिनर फ्लो में क्या होगा, पेन बिल्कुल स्मूथ लिखेगा जिस दिन आप नया लाए थे उस दिन से और जिस दिन एंड हुआ है उस दिन तक। तो रेनॉल्ड ने बेसिकली एक प्योर नंबर के बेसिस पे तीनों टाइप के फ्लो को, स्ट्रीमलाइन फ्लो को, लेमिनार फ्लो को और टर्बुलेंट फ्लो को डिस्क्राइब किया, समझाने की कोशिश की। इसलिए रेनॉल्ड का एक बड़ा रोल है यहां पे। और रेनॉल्ड नंबर हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली रेनॉल्ड नंबर जो है वो डायमेंशन लेस एक नंबर है। सीधे 1000, 2000, 3000 नंबर हम लोगों के पास आते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। और ये बेसिकली नेचर ऑफ फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है, या इससे एक्सप्लेन करते हैं। रेनॉल्ड नंबर हम लोग यहां से एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, क्या है, दैट इज अ डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, निकाला जा सकता है, लेकिन सिलेबस से थोड़ा बाहर की चीज है तो मैं अभी इसको स्किप ही करूंगा। यहां सारे पैरामीटर्स को हमने एक्सप्लेन किया है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, eta इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड d इज द डायमीटर। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो यहां से रेनॉल्ड नंबर को हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लो के लिए, डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बेसिस पे कैटेगराइज कैसे करेंगे हम फ्लो ऑफ लिक्विड को, वो समझिए। अगर रेनॉल्ड नंबर बड़ा है 3000 से, रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 3000, देन फ्लो इज टर्बुलेंट। इफ रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 2000 टू 3000, द फ्लो इज अनस्टेबल, उसको हम लोग किसी कैटेगरी में नहीं रखना चाहेंगे। रेनॉल्ड नंबर रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। इनर्शियल फोर्स मास का कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग जानते हैं, एमए से इसको नोट करते हैं। और विस्कस फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लेकर के हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो है पर यूनिट एरिया के टर्म्स में। अगर हम इनको ले आए तो रेनॉल्ड नंबर को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर आप यहां से देखेंगे इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशन लेस तो अपने आप से आ गया। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, 2000 से कम अगर रेनॉल्ड नंबर है तो उसको आप लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कह सकते हैं, जैसा नॉर्मली हम लोगों को नहीं मिलता। चलिए अब हम लोग इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दो केस अलग-अलग दे रखे हैं, हम अटेंशन के साथ में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चीजों को लिखते जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। एग्जाम नंबर 15 कहता है द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टेप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर। मैं यहां थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ऐसा करके एक नल बना लेता हूं। चलो जी, इसमें टैप भी लगा दो। वो कह रहा है बच्चा पीछे से कह रहा है कि सर वो आपने तो बंद करने का कोई इसमें अरेंजमेंट ही नहीं लगाया। और इसका जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट्स, वो दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर। ऐसा बनाने से क्या होता है, इमेजिनेशन मेरा क्लियर होता है और क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, बशर्ते मुझे ये सब चीजें क्लियर हो जाएं। इज 0.48 लीटर पर मीटर, यहां से जो पानी पर मिनट, सॉरी, ये जो पानी गिर रहा है वो 1 मिनट में 0.48 लीटर गिरता है, लीटर पर मिनट। तो दैट इज द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पर मिनट मेरे को यहां पे मिल रही है। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, ईटा मेरे को 10⁻³ पास्कल सेकेंड दे रखा है, यानी ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज इंक्रीज। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पानी का प्रेशर बढ़ गया, पानी का प्रेशर बढ़ गया तो अब जो पानी नीचे गिर रहा है वो कितना हो गया, वो हो गया 3 लीटर पर मिनट। दो केस बन गए आपका, पहला केस, दूसरा केस। अब देखो Q जो है वो मेरा चेंज हुआ है, डायमीटर तो वही है जो पहले था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो वही है जो पहले थी। अब वो कहता है ये कैरेक्टराइज करो इसे किसके टर्म्स में, कि भैया इसका रेनॉल्ड नंबर क्या है, सीधी सी बात है। और रेनॉल्ड नंबर कैरेक्टराइज हो जाएगा तो मैं इसको कह पाऊंगा कि कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है, कौन सा स्ट्रीमलाइन है या कौन सा लेमिनार है। मैंने कैटेगरी आपको बताई, 2000 से नीचे है तो स्ट्रीमलाइन है, 2000 से 3000 के बीच में तो उसको हम लोग लेमिनार कह सकते हैं। वैसे स्ट्रीमलाइन तो मिलता ही नहीं है, आपको पता ही है बच्चों, जो नहीं मिलता वहां भी हम लोग उसको लेमिनार ही कहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहां थोड़ी कंट्रोवर्सी आपको हो सकती है, तो कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रीमलाइन तो कभी कहिए ही मत, आप लेमिनार कहिए और टर्बुलेंट कहिए, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए,
तो दोनों केसेस में मेरे को निकालना है। अब देखो जो होशियार बच्चा है वो तो सीधे सीधे दिमाग दौड़ाएगा। क्या दौड़ाएगा कि यहाँ पे फ्लो रेट जो है काफी कम है और यहाँ पे फ्लो रेट ज्यादा है। अगर दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने की बात करता हूं तो ये अलग होगा और ये अलग होगा। किसका क्या रेनॉल्ड नंबर आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे दूंगा। आंसर तो मुझे पता है। क्यों पता है? इसलिए पता है कि मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अगर इसको कई बार कर लेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है। क्वेश्चन की फिलॉसफी मैंने आपको समझा दी, क्या है इसके पीछे क्या हो रहा है। सारे पैरामीटर्स मैंने यहां लिख के दिखाए हैं, यहां इन्होंने लिख दिए। बस इतना ध्यान रखना है कि सब कुछ मेरा एसआई सिस्टम में होना चाहिए। तो ये जो डायमीटर था इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और ईटा में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डेंसिटी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो मुझे बस क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको लेकर के। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्या मजेदार सा निकल के आया यहाँ पे। ये निकल के आया। अब इसमें फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ। रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स टू रो वी डी बाई ईटा। तो देखिए डी मेरे पास क्लियर है, ईटा मेरे पास क्लियर है, डेंसिटी क्लियर है, ये वेलोसिटी क्लियर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब वेलोसिटी क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे वेलोसिटी जो है वो जो क्वांटिटी फ्लो था लीटर पर मिनट वाला वहां से निकाल के देनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स वहां से कैसे निकालेंगे ये समझिए। क्वांटिटी इक्वल्स टू दैट इज वेलोसिटी इनटू व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब वेलोसिटी मैंने यहां डाली, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पे मैंने डायमीटर अपॉन 2 करके उसको स्क्वायर कर दिया। तो यहां से वेलोसिटी मैं निकाल के दे सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब यहां भी ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जो क्वांटिटी है वो लीटर पर मिनट में है। किसमें है? लीटर पर मिनट में है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वांटिटी की जो यूनिट थी लीटर पर मिनट, इसको मेरे को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसमें, जल्दी बोलो, मीटर क्यूब पर सेकंड में। ये है तो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट लेकिन आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों लीटर की बात मैं करता हूं। मिनट तो सबको पता है कि भैया 60 सेकंड इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मिनट होता है। ये तो सबको डाल देगा। लेकिन लीटर की बात मैं समझाता हूं। देखो बच्चों लीटर क्या है, बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। यही तो बात है। अब इसको मीटर क्यूब में मेरे को कन्वर्ट करना है तो मेरे पास रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है मैं जानता हूं, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। याद आ गया? नहीं याद आया? चलो याद दिलवा देते। आपके घर की छत पे हमने एक टंकी रखी थी पानी की, याद आ गया? 1 मीटर लेंथ की, 1 मीटर हाइट की, 1 मीटर विड्थ की। इसके अंदर जो पानी आया था वो हमारा 1 मीटर क्यूब आया था वॉल्यूम में, और इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। तो दैट इज वाज 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। यही तो आया था बच्चों। यहां से कितना हो गया, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि नहीं आ गया? इस सेंटीमीटर क्यूब को ही तो मैंने सीसी लिख दिया, दैट इज हियर। बस तो आप अभी भी मैं इसको आधा छोड़ रहा हूं, कंप्लीट मैं अभी भी नहीं करके दे रहा। सॉल्यूशन में मैंने कर रखा है वो, दैट्स द एंटर थिंग। तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू कन्वर्ट इट योरसेल्फ, तभी आपका फंडा क्लियर होगा। जब तक आप अपने हाथ से स्कूटी नहीं चलाओगे ना, जब तक अपने हाथ से कार नहीं चलाओगे तब तक आपको कार चलाना नहीं आएगा। आप कितने बार भी टीवी पे देखते रहो या बाजू में बैठे हुए पापा को मम्मी को चलाते हुए कार देखता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप अपने आप से नहीं चलाओगे तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ। जल्दी से करो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सब बच्चों को आईडियो सेक्शन लेना है, नीट में सिलेक्शन लेना है, तो इतनी देर नहीं लगेगी। आंसर आपका यहां से मैच हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर आपका यहां से ग्रेटर देन 2000 आता है तो ये स्टडी फ्लो होता है। यहां पे आपका रेनॉल्ड नंबर 815 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कौन सा फ्लो होगा। अब दूसरे केस में हम लोगों का 3 लीटर हो गया, तो बस इस 3 लीटर पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना है और रेनॉल्ड नंबर यहां से 5096 आता है तो आप इसको कह सकते हैं कि फ्लो मेरा टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो यही कंपैरिजन हमें करके देना था, रेनॉल्ड नंबर निकाल के देना था। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूंगा। देखिए ऐसे फ्लूइड्स, बड़ी मजेदार सी बात है, आइडियल कॉन्सेप्ट बोले तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल होता ही नहीं, सबको पता है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं।
आइडियल फ्लूइड बोले तो कौन कौन सी कंडीशन है जरा समझिए। पहला नॉन विस्कस, दूसरा इनकंप्रेसिबल, तीसरा ऐसा फ्लो जो स्टडी हो, हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो कैसी हो, सेम हो, टाइम के साथ में चेंज ना हो रहा हो। मैं समझता हूं ये सारी कंडीशंस नॉर्मल किसी फ्लूइड में तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। इनमें एजम्पशंस लगा करके हम लोग बहुत काम कर लेंगे, बहुत कुछ हमने कर भी लिया है। हमने एरोप्लेन को उड़ा दिया जी, रॉकेट को ले गए जी हम चंद्रमा तक, मार्स पे भी ले गए जी अब तो डियर स्टूडेंट्स आइडियल पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस डालते हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशंस ले आते हैं। तो अभी आप लोग चूंकि छोटे हैं, सिर्फ 11th में 12th में पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आपको आइडियली ही पढ़ना है अभी। तो आइडियल फ्लूइड की ये कंडीशंस होंगी, नॉन विस्कस होगा, इनकंप्रेसिबल होगा, स्टडी फ्लो होगा। इन तीनों को अलग अलग डिफाइन कर रखा है, समझने के लिए आप लोग डेफिनेशंस यहां से ले लेंगे। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इररोटेशनल फ्लो। देखिए इररोटेशनल फ्लो क्या है, इसको मैं जरा जरूर एक बार आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए इररोटेशनल फ्लो का मतलब एंगुलर मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। वाटर लाइंस हैं वो सीधे सीधे चल रही हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह पर रोटेट नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम नहीं है। कैसे पता करेंगे, हम यहां पे एक छोटा सा व्हील डाल देते हैं जी, फ्लो ऑफ ट्यूब के अंदर जहां से हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है एक व्हील डाल देते हैं। अगर ये व्हील घूमता नहीं है, ऊपर से टेंजेंटियल और नीचे से टेंजेंटियल फोर्स बराबर लगेंगे तो बिल्कुल नहीं घूमेगा। अगर कोई भी एक ज्यादा हुआ कोई भी एक कम हुआ तो या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज ये घूमना शुरू कर देगा। अगर घूमना शुरू कर देगा तो रोटेशनल फ्लो हो गया, घूमना शुरू नहीं करेगा तो दैट इज इररोटेशनल फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमने यहां पे एम्फसाइज भी किया कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होता दैट इज टर्म्ड एज इररोटेशनल फ्लो। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड के लिए डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करना चाहेंगे। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है वो जरा हम समझते हैं। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं वो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उसके बाद उसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट डालूंगा। देखिए आइडियल फ्लूइड है और ये मेरे पास कोई फ्लो ऑफ ट्यूब है। फ्लो ऑफ ट्यूब क्या है, सिंपल सा कोई मेरे पास पाइप है, इसके अंदर से मैं जितना पानी डालूंगा एक सेकंड में उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा एक सेकंड में। बस यही चीज मुझे एलोबरेट करनी है तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है, बेशक क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, आप सब जानते हैं, करते भी हैं घर में, पौधों में पानी लगाते हैं, पाइप आप यूज करते हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, लेकिन आप यहां पे अपना थंब लगा करके वाटर के फ्लो को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते? जितना वाटर यहां से इनसाइड होता है उतना ही तो यहां से बाहर निकलता है। बस यही तो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको लिखोगे कैसे, मैथमेटिकली इसको कैसे निकालोगे, ये बात हम लोग आगे समझने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो आई होप सो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, करना ही है इस मास को मैं यहां से कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कर देता हूं, मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम है बच्चों। मास इक्वल्स टू होता है, वॉल्यूम की बात करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आपकी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या थी, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम तो आप यहां से लिख सकते हो डिवाइडेड बाई टी, यहां से लिख सकते हो डिवाइडेड बाई टी। बस लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू ए वेलोसिटी रो। यहां पे आपको मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एक जगह पे मिल गया। अब दूसरी जगह पे मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम निकालते हैं तो दैट इज m2 अपॉन टी, दैट इज व्हाट a v रो। अब डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये मास पर यूनिट टाइम दोनों सेम होने चाहिए। तो बस भैया लगा दो, क्या लगा दो, ये m1 है तो a1 v1 रो 1, a2 रो 2 v2 रो 2,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये मास पर यूनिट टाइम, ये मास पर यूनिट टाइम सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप लिखोगे A1 V1 रो 1 इक्वल्स टू A2 रो 2 V2। अब इनकंप्रेसिबल आपने लिक्विड लिया है यहां, इसका मतलब यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम होगी, तो यू में कैंसिल आउट इट। इसका मतलब आ गया एरिया 1 वेलोसिटी 1, यानी यहां का एरिया, यहां की वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बराबर होगा यहां का एरिया A2 और यहां की वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो। बस यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो डिस्टेंस इसको लिखना कैसे है वो हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखते हैं। बड़ा मजेदार सा केस है, चलिए देखिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने यहां पे पाइप दिखाया आपको, एक जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, दूसरी जगह कम। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लेंथ का कांसेप्ट आ गया। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लेंथ का कांसेप्ट आ गया डिस्टेंस। यहां से मैंने मास इस वाले जगह से एंटर होने की बात की, तो A1 V1 डेल्टा T इनटू रो 1। गेटिंग द कांसेप्ट नोट? इसी तरह से मास M2 लगाया। अब ये मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम, यहां पर हमने ये जो डेल्टा T है वो यहां से हटा करके यहां पे लिखा हुआ था ऊपर वाले टर्म में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट टाइम मास का कांसेप्ट आपने लेना है। जो कैंसिल आउट होते हैं उन चीजों को कैंसिल आउट करो, आंसर निकालो A1 V1 equals to A2 V2 या AB equals to constant where A is a cross sectional area, V is a velocity at particular that cross sectional area। यानी यहां का आपने एरिया लिया है तो यहीं की वेलोसिटी लेनी है, यहां का एरिया लिया है तो यहां की वेलोसिटी लेनी है। सेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगा एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन ए स्टेडी फ्लो। कोई स्टेडी फ्लो है मेरे पास, अब उसमें एनर्जी के बारे में बात करना चाहूंगा। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है मैं पहले ब्रीफ करूंगा आपको, पहले चीजें समझाऊंगा, फिर इसके बाद मैथमेटिकल एस्पेक्ट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या मजेदार सा केस है, समझते हैं। ये मेरे पास कोई फ्लो ऑफ ट्यूब है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग ले लिया मैंने। यहां से लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। नो डाउट मास पर यूनिट टाइम यहां का बराबर होगा मास पर यूनिट टाइम यहां के। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर होगी A2 V2 के, समझ गए होंगे। एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है लिक्विड की और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। अब जरा देखो सबसे पहला केस काइनेटिक एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv² आता है, तो आपका यहां से मास भी फ्लो हो रहा है और वेलोसिटी के साथ भी फ्लो हो रहा है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। इसको मैं m1v1² कह सकता हूं और इसको मैं 1/2 m2v2² कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब जो भी ट्यूब है, जो भी फ्लो ऑफ लिक्विड है वो सी लेवल से, ये मान लीजिए आपका सी लेवल है, तो सी लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे तो होगा बच्चों। जब पर्टिकुलर हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर होगी। यहां की पोटेंशियल एनर्जी को m1gh1 कह सकता हूं। अब g तो सेम ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि भैया सेम है, यहां का g और यहां का g सेम है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। अब जरा बच्चों फ्लो ऑफ लिक्विड का कॉज क्या है? किसी भी ट्यूब के थ्रू लिक्विड मेरा फ्लो क्यों होता है? कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस होता है, आप सब जानते हो। कैसे? भैया छत पे टंकी रखी हुई है, नीचे पानी आ रहा है, तो प्रेशर दोनों जगह का अलग अलग है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पानी चल कहां रहा है, टंकी के अंदर तो भरा हुआ है, लेकिन जब नीचे आता है टैप से फ्लो होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट, तो प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट यहां पे होगा। डियर स्टूडेंट्स इस जगह पर जो प्रेशर एनर्जी है उसको मैं लिख सकता हूं P इंटू V, दैट इज प्रेशर, दैट इज वॉल्यूम, P1 V1। यहां इस जगह पे जो प्रेशर है P2, यहां पे इस जगह पे जो वॉल्यूम है दैट इज V2। अब डियर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि प्रेशर एनर्जी को PV कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बड़े आराम से लिखा जा सकता है। कैसे? समझिए। देखिए प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया से एरिया कैंसिल आउट, फोर्स इंटू लेंथ,
काई की डायमेंशन मिल गई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट काई की डायमेंशन मिल गई, बोलो जल्दी से, वर्क डन की। और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है। तो एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मैं प्रेशर एनर्जी लिख सकता हूं पीवी। बड़े काम की चीज है, आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़नी है आपने। तो तीन तरह की एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। यहां भी तीन तरह का कॉन्सेप्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। बस ये तीन तरह की एनर्जी को हम लोगों ने यहां पे एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्टडी फ्लो में समझाया हुआ है, इन्हीं चीजों को लिखा हुआ है। डायरेक्टली आप लोगों से एग्जामिनेशन में शायद ही कभी डिस्कस होता है कि तीनों तरह की एनर्जी को आप डिस्क्राइब करो, लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक बर्नौली थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी, और वो आपके एग्जाम में 100% आनी ही आनी है। आप ऐसे मान लीजिए आज की क्लास में बिगिनिंग से जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब बर्नौली थ्योरम की तैयारी कर रहे हैं जी। शादी हो रही है घर में, किसकी, भाई की या बहन की। अब शादी तो एक दिन होनी है, दावत तो एक दिन होनी है, लेकिन कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बस वही सब तैयारी कर रहे हैं हम लोग बर्नौली थ्योरम को पढ़ने की। जब तक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी बर्नौली थ्योरम प्रॉब्लम करेगी आपको, इसलिए इनको सबको समझना है। ये स्टूडेंट्स अब मैं नोट्स के ऊपर आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं। काइनेटिक एनर्जी की बात की तो हाफ mv स्क्वायर मैंने कह दिया। अब यहां पे एक नया टर्म लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मतलब क्या है बच्चों, मास से डिवाइड कर दो, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मेरे पास केस आया, क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेलोसिटी हेड। अब मैंने यहां पर निकाला था पर यूनिट मास, अब इसको पर यूनिट वेट कह दूं तो मेरे को mg से डिवाइड करना पड़ेगा। mg से डिवाइड करना पड़ेगा तो मैं इसको v स्क्वायर ओवर 2g या हाफ v स्क्वायर अपॉन g लिखूंगा, दैट इज टर्म्ड एज ए न्यूटन वेलोसिटी हेड। तो काइनेटिक एनर्जी से ही मैंने वेलोसिटी हेड का कांसेप्ट आपको दे दिया। इवन दैट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालता हूं तो मैं यहां काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को वॉल्यूम से क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड करूंगा, और जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कॉन्सेप्ट हाफ रो वी स्क्वायर का। तो मैंने यहां काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट में तीन चीजें पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तीनों मैंने अलग अलग यहां पे पढ़ ली। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मैं पढ़ना चाहूंगा पोटेंशियल एनर्जी को। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर मैं करना चाहूं तो दैट इज mgh, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो दैट इज पोटेंशियल हेड, दैट इज हियर, सॉरी वेट से डिवाइड कर दूं तो दैट इज पोटेंशियल हेड, h आ गया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो मैं यहां पे mgh अपॉन वॉल्यूम दैट इज रो gh आ गया। पर यूनिट मास भी मैं निकाल सकता हूं तो mgh ओवर m, पर यूनिट मास जो है वो मेरे पास gh आ गया। तो डियर स्टूडेंट पर यूनिट मास आ गया, और पर यूनिट वेट जिसको हमने पोटेंशियल हेड कहा है वो आ गया, और पर यूनिट वॉल्यूम रो gh आ गया। अब नो डाउट जब हम लोग इसको आगे डिस्कस कर रहे होंगे तो वो किसी भी टर्म्स में, वेलोसिटी हेड के टर्म्स में पूछ लेगा या हम लोगों से पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ लेगा, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हमने एक ही चीज को तीनों तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। द सेम कॉन्सेप्ट फॉर प्रेशर एनर्जी। देखिए प्रेशर एनर्जी जो कॉन्सेप्ट था मेरा प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, ध्यान रहे ऊपर वाले केस में v जो है वो वेलोसिटी थी, अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन हमने यहां ले रखा था। यहां हमारा v जो है वो वॉल्यूम है। तो डियर स्टूडेंट्स वर्क डन या प्रेशर एनर्जी मेरी P इंटू वी होती है। अब अगर मैं इस P इंटू वी को डिवाइड कर दूं वेट mg से तो मेरे पास प्रेशर हेड आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से तो ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगी। तीनों चारों टर्म मेरे बिल्कुल सेम मिल जाते हैं प्रेशर एनर्जी के टर्म्स में डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज कांसेप्ट प्रेशर हेड, और ये सब क्लियर हो गया। आई होप सो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे बर्नौली थ्योरम, यानी अब शादी वाला दिन आ गया। अब हम लोगों को बर्नौली थ्योरम को पढ़ना है, प्रिंसिपल को पढ़ना है, तो मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं, बाकी इसकी जो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स है कुछ नहीं, बर्नौली थ्योरम है क्या, बर्नौली प्रिंसिपल क्या है।
ये बेसिकली फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए एनर्जी कंजर्वेशन है। वो ये कहता है कि किसी भी आइडियल फ्लो के कॉन्सेप्ट में एनर्जी कंजर्व रहती है। मैं और इसको एलोबरेट करना चाहूं तो ऐसे एलोबरेट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। मान लो ये फ्लो ऑफ ट्यूब है, तो यहां की तीनों तरह की एनर्जी कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम बराबर होगा यहां तीनों तरह की एनर्जी के सम के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। मैं लिख सकता हूं हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m1h1g प्लस p1v1 वेयर v इज वॉल्यूम इक्वल्स टू इस जगह के लिए मैं लिख सकता हूं अगेन हाफ m2v2 स्क्वायर वेयर v इज वेलोसिटी हियर एंड दैट इज m2gh2 प्लस यहां की बात करूंगा तो प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि यहां की टोटल एनर्जी बराबर होगी यहां की टोटल एनर्जी के। बस इतनी सी बात है बर्नौली प्रिंसिपल की। इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, नए नए कारनामे करेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, घर की छत को उड़ाएंगे, बॉल को स्पिन करेंगे। आपने देखा है ना वो स्पिनर होते हैं क्रिकेट में, वो हवा के अंदर ही स्विंग करा देते हैं बॉल को। तो वो सब हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पे ही आपको एक्सप्लेन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। बट कीप इन माइंड जो आज हमने पढ़ा है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तो मजा आएगा बर्नौली प्रिंसिपल में। अगर आपको मजा लेना है बर्नौली प्रिंसिपल में तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को आप ढंग से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अदरवाइज तो बच्चों क्या होना है, रोट मेमोरी रट के चले जाओगे, 8-10 लाइनें एग्जाम में लिखे आओगे, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। So it depends on you. You want to become an engineer from IIT, or you become a doctor from AIMS, or you want to a simply degree holder जिसको कोई नहीं पूछता, कहीं उसको यूज नहीं होता। तो it's your choice. Exactly what do you want? Thanks a lot. Keep safe. Be safe.